Periodic properties lecture number 1. Amphoteric oxide acid as well as basic behavior. जो ऑक्साइड एसिड के साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। जनाबे अली या जनाबे वाली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सब भिखारी इंदौर गए। पंजाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सब भिखारी इंदौर गए। जनाबे से हम जेडन ले लेंगे जिंक, आली से एल्युमिनियम और बेकार से बेरिलियम और गया से गैलियम, मतलब गाया से गैलियम और पंजाबी से पीबी और सॉन्ग से ले लेंगे टीन और ऐसे से ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आर्सेनिक और सब से ले लेंगे एंटीमनी और भिखारी से लेंगे बिस्मिथ और इंदौर से इंडियम और गए से ले लेंगे गैलियम। तो ये जितने ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ जाएंगे। जो मेटल क्या होता है, मेटल वो होता है जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अब मेटल को हम पेरियोडिक में अगर प्रैक्टिस में देखें कि अगर पेरियोडिक टेबल में जो IUM लिखा होता है या UM लिखा होता है, वो सारे एट लास्ट में जिसके नेम के वो सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में लिखा हुआ है लेकिन वो नोबेल गैस है, तो नोबेल गैस है। तो मेटेलॉइड क्या होता है, मेटेलॉइड मेटल एज वेल एज नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज रखते हैं, उसको मेटेलॉइड कहते हैं। जैसे बोरॉन से हम डायगोनल पे चले हैं तो बोरॉन उसके डायगोनल पे आता है सिलिकॉन, उसके नीचे आता है गैलियम और गैलियम के बाजू में आता है आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे आता है एंटीमनी, एंटीमनी के बाजू में आता है टेलियम और उसके नीचे आता है पोलोनियम और उसके बाजू में आता है एटी। तो ये जितने हैं सब मेटेलॉइड हैं और इसके लेफ्ट साइड जो होता है मेटल होता है, उसके राइट साइड जो होते हैं सब नॉन मेटल होते हैं। तो अब हम क्वांटम नंबर देख पढ़ते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। क्वांटम में भी NLM जितने भी क्वांटम हैं इनको हम क्वांटम के थ्योरी से ही, हाइजेनबर्ग थ्योरी से ही हम इसको निकालते हैं। सॉरी हाइजेनबर्ग नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इसको हम निकालते हैं NLM को। और S जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। और क्वांटम नंबर क्या बताता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। जैसे एटम है, एटम के अंदर सेल जिसे ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहते हैं के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसके पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए हम क्वांटम नंबर को यूज करते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल इन एन एटम। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं उसको बताता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रियल सेल अलग होता है और इमेजिनरी सेल कुछ और होता है। मतलब कि एक एटम में नंबर ऑफ सेल्स तो इन्फिनाइट होते हैं, लेकिन उसमें जिसमें उसके सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वही उसका रियल होगा, सेल होगा। वरना हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल जनरेट कर सकते हैं, तो वो सेल को हम रियल नहीं मानते हैं। जिसमें वो ओरिजिनली स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट रहता है उसको हम रियल सेल मानकर चलते हैं। अब देखते हैं कि NLMS जो होता है, तो N जो मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे हम क्या पता कर सकते हैं, उसे हम रेडियाई डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि रेडियाई इक्वल्स टू 0.529 n टू द पावर n स्क्वायर अपॉन E, और इसका सारा का यूनिट क्या होगा, एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे। तो इस प्रकार किसी का भी हम रेडियाई पता कर सकते हैं। तो रेडियाई को फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन E, यूनिट क्या होगा, एंगस्ट्रॉम। अगर हम किसी का एनर्जी डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। E एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इससे हम इस फॉर्मूला से इसको पता कर सकते हैं, इस एनर्जी को, जिसमें n जो है मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम नंबर है। और अगर वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना चाहें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है Vn इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। इसके सारे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो अगर हम सेकेंड एजिमुथल क्वांटम नंबर को बताएं L, जिसको हम शो करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से शो करते हैं, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर को L से। तो L का जो वैल्यू होता है 0 to n-1 होता है। मतलब कि इसमें जो होता है इसका टोटल नंबर क्या होता है, n के बराबर ही होता है। अगर n 1 है अगर, तो इसमें वो क्या होगा
कि वो 0 आता है। जैसे NS के लिए इसका वैल्यू 0 आता है। अगर L1 हो तो P सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये मेन क्या बताता है, सब सेल प्रेजेंट इन अ सेल बताता है, मतलब कि कितने सब सेल प्रेजेंट हैं एक सेल में उसको बताता है ये। 0 है तो S, 1 है तो P सब सेल, 2 है तो D सब सेल, ऐसे एक्सप्लेन करता है। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सब सेल इन फोर्थ सेल इफ वैल्यू ऑफ L वेरीज फ्रॉम 0 to n+1। हम जानते हैं कि जनरली जो क्या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 0 to n-1 ही है क्या होते हैं, सब सेल रहते हैं। लेकिन अगर 0 to n+1 बोलता है, हाइपोथेटिकल बोलता है, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। 0 to n+1 में जनरली क्या हो जाएगा कि फोर्थ सेल है तो उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, n=4। तो ये क्या आ जाएगा, 0 to n-1 में 0 to 3 आना चाहिए था, लेकिन और हाइपोथेटिकल n+1 पूछा है तो 4 और 4 + 1 5 भी आएगा। तो इस प्रकार 6 सब सेल आ जाएंगे। अब देखते हैं हम थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बोलता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। किसमें, सब सेल में या पीरियड में। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth सेल को हम कैसे बता सकते हैं कि n² कैसे बता सकते हैं। जो n है वो क्या है, मुख्य क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल मतलब क्या हो गया, 2n²। उसमें जो ऑर्बिटल कितने हैं उससे उसका 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रह सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल को अगर हमको एक्सप्लेन करना रहे तो 2l+1 फॉर्मूला से बता सकते हैं। और उसी प्रकार इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल को बता सकते हैं। तो और ये क्या को बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस में बताता है। ओरिएंटेशन कैसा होगा ऑर्बिटल का, जैसे px py pz है तो उसको एक्सप्लेन कैसे करता है कि हम जानते हैं कि -L2 + L उसका वैल्यू होता है, -L0 to +L होता है इसका वैल्यू। तो अगर हम देखें कि P अगर है तो उसके लिए वैल्यू हो गया L का 1, तो ये M क्या होगा, -1 0 + 1, तो इसके लिए 3 वैल्यू आए। तो 3 वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऑर्बिटल कितने होंगे उसको पता करने के लिए फॉर्मूला रखेंगे 2l+1, जो M को एक्सप्लेन करेगा। 2l+1 में 1 उसका वैल्यू रहेगा L का, तो इसके लिए 3 आ जाएगा। तो 3 में कैसे, तो हम जानते हैं कि -L2 + L होता है, तो -1 0 + 1 होगा इसका वैल्यू। तो इस प्रकार हम इसको फाइंड कर सकते हैं, जो इसके ओरिएंटेशन को px py और pz को बताता है। अगर हम लें तो px को जैसे ऑर्बिटल है सबसे स्टार्टिंग जहां से करेंगे, टर्म सिंबल निकालने के लिए इजी होता है, इसलिए हम इसको +1 लेते हैं। ये इसकी स्टेबिलिटी को ही बताता है। +1 0 और -1 हम क्रमशः लिखते हैं, न कि -1 को स्टार्टिंग में लिखें। अब क्वेश्चन देखते हैं, इफ n = 3 देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, n = 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2l+1 हम जानते हैं। लेकिन ये किसके लिए है, सब सेल के लिए बताने के लिए 2l+1। लेकिन अगर कहीं पर 3 दिया हुआ है डायरेक्ट, तो हम कैसे जानते हैं, n² से उसके बता सकते हैं कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल में। तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं n का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। इसको हम जनरली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका L का वैल्यू क्या आ जाएगा n के लिए, 0 1 2, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है n के लिए 0 to n-1 होता है, तो 0 1 2 आ जाएगा। तो उस फिर S में 1, P में 3 और D में 5 का टोटल 5 होगा। तो हम डायरेक्ट फार्मूला से n² से इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें M and L हेल्प इन टर्म सिंबल, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर देखें, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5g ऑर्बिटल। अब वो पूछता है कि 5g ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। हम क्या सोचेंगे, 5g मतलब कि ये पूछ रहा है g के लिए क्या हो जाएगा, L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 के अकॉर्डिंग 12+1 से रखने पर इसमें 9 ऑर्बिटल निकलेंगे, और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन पूछा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर नहीं आएगा, इसमें आएगा 2 ही, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर 2 ही आएगा, न कि 18 आएगा। अब हम देखते हैं n+L रूल। n+L रूल क्या होता है, केस फर्स्ट n1 + L1 इज स्मॉलर देन n2 + L2। तो इसमें क्या होगा, n1 + L1 का लोअर है एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग फर्स्ट इसी में होगी। एग्जांपल के लिए देखें 1s और 2s,
तो 1s में क्या हो गया कि n का जो हो गया वैल्यू क्या आ गया 1 और l का वैल्यू क्या आ गया 0, तो इसका टोटल वैल्यू 1 आ गया। और 2s में n का वैल्यू 2 और s का वैल्यू 0 आ गया, तो इसके लिए 2 आ गया। तो इसमें जो 1 है उसकी वैल्यू लो है, लोअर एनर्जी का है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग फर्स्ट होगी, n+l रूल ये बोलता है। लेकिन अगर कहीं पर n1 प्लस L1 इक्वल्स टू n2 प्लस L2 है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर होगा, जहाँ वहां पर लोअर एनर्जी होगा और इलेक्ट्रॉन फिलिंग वहीं होगी सबसे पहले। जैसे कि 3D और 4p में हम देखें, 3D में क्या हो गया, n प्लस एल का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5, और 4p में भी n प्लस एल का वैल्यू 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3D में 3 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का लोअर नंबर है, तो इसके लिए इसकी एनर्जी लोअर होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग फर्स्ट होगा। अब हम देखते हैं अबाहु प्रिंसिपल। अबाहु प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऑर्बिटल की फिलिंग को बताता है कि जिसमें ऑर्बिटल की फिलिंग कैसी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगी। तो अगर हम देखें मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, वो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें क्या होता है, चार्ज कॉन्स्ट्रक्शन नहीं लगता है। तो चार्ज कॉन्स्ट्रक्शन न लगने के कारण इसमें जितने सब इसके सेल में जितने भी सब सेल होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में 1s होगा, तो सेकेंड सेल में क्या होगा, 2s और 2p होगा, और सेम सेल में होंगे, वही उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे 2s और 2p। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 3s 3p 3d और डीजनरेटेड सब सेल रहते हैं, सबकी एनर्जी समान होती है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जनरली कॉन्सेप्ट ये पूछता है कि इसमें इसके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने ऑर्बिटल होंगे, या ऐसा कॉन्सेप्ट मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जरूर पूछता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करना चाहता है कि हम देखते हैं कि पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है कि इसमें चार्ज कॉन्स्ट्रक्शन और पीरियोडिक कंस्ट्रक्शन लगता है। चार्ज कॉन्स्ट्रक्शन मेनली इस पर वर्क करता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि इसके जो ग्राउंड स्टेट होता है 1s होता है अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद सेकंड फर्स्ट ग्राउंड स्टेट तो 1s हो गया, लेकिन उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, 2s हो जाता है, और 2p क्या हो जाता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसमें चार्ज कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है, जिसके कारण 2s अंदर आ जाता है और 2p थोड़ा ही अंदर आ पाता है। तो इनके एनर्जी में जो डिफरेंस आ जाती है, इसके बाद डीजनरेट नहीं बचते हैं, इसके कारण इसमें ये डिफरेंस आता है। तो इसको ये कॉन्सेप्ट लेकर पूछता है। और जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उसे बोर स्पीसीज के नाम भी जानते हैं, बोर स्पीसीज। तो बोर स्पीसीज जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, बेरिलियम 3+ हो गया, लिथियम 2+ हो गया, ये सब क्या होते हैं, बोर स्पीसीज के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि पूछ दिया है सेकेंड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को लेकर पूछ दिया, किसी भी बोर स्पीसीज को लेकर पूछ दिया, तो उसमें हमको फाइंड करना होगा कि फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या पाया जाएगा, 3s 3p और 3d पाया जाएगा। तो उसके लिए s के लिए 1 और 3 के लिए p के लिए 3 और d के लिए 5, तो अकॉर्डिंग इसके 9 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पूछने पर तो हम बताएंगे 18, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो 0 होंगे, क्योंकि इसमें बोर स्पीसीज में 1s में ही केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि हाइड्रोजन जो होता है एक, वो ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, उसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट रहता है, उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही काफ़ी होते हैं। तो हाइड्रोजन एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसके एकमात्र जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट रहता है। अब हम स्पिन क्वांटम नंबर को देखते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम एस से शो करते हैं, उसके लिए +½ और -½ वैल्यू लेते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो +½ होगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो -½ होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये वी कांट प्रिडिक्ट, ऐसा हम मान ही नहीं सकते कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +½ होगा माना होगा, ऐसा कई सारे बुक में दिया हुआ है। और देखते हैं हम क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल। तो अगर ये पूछा है कि 3p सबसेल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितना है, इफ वैल्यू ऑफ s आर +½ -½ +3/2 -3/2। हम जनरली जानते हैं कि +½ और -½ ही किसका स्पिन का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर इसने +3/2 -3/2 हाइपोथेटिकल वैल्यू दे दिया है। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन p सबसेल कितना होंगे, 12+1 इक्वल्स टू 2 × 1+1 क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे। किसमें, p में, l का वैल्यू 1 होने के कारण 3 ऑर्बिटल हो गए। अब 3 ऑर्बिटल में +½ और -½ के अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे, तो हम जानते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसने +3/2 -3/2 भी दिया है हाइपोथेटिकल, तो उसको भी हमको इसमें पुट करना पड़ेगा,
और पुट कर करके इसमें जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके थ्री जो ऑर्बिटल हैं उसमें तो 3 ऑर्बिटल इंटू जितना भी स्पिन दिया हुआ है उसको रखकर हम वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल के ऑर्बिटल में जो है क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू टाइप ऑफ स्पिन, जितने नंबर के स्पिन होंगे उसको हम रख के उसको निकाल सकते हैं। इफ स्पिन इज नॉट गिवन देन 2 इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर फॉर 1 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, ऐसा मानकर हमको निकालना है। अब हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को हम देखते हैं कि हुन्स ने क्या बोला है। हुन्स ने बोला है कि एक ऑर्बिटल में इसके जिस एक सबसेल के जो समान एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं हो जाएगा जब तक कि सब सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। इसको हम बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऐसा वो डिफाइन करता है कि जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी हायर होगा वो उसका ग्राउंड स्टेट होगा, और ग्राउंड स्टेट होने के लिए उसने देखा था कि सबसे पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाइड करना पड़ता है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हायर होने से वो ग्राउंड स्टेट होगा और उसकी एनर्जी लोअर होगी, इसलिए वो सबसे स्टेबल स्टेट होगा। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग सबसे पहले सिंगली करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें एन के लिए, नाइट्रोजन के लिए 1:2:2p3 है, तो उसके आउटर मोस्ट में जो सब सेल है उसकी लास्ट ऑर्बिटल क्या है, 2p3 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऐसे अरेंज होंगे कि सबकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, +3/2। तो अगर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1 होती है। तो 2s+1 क्या है, स्पिन क्या है, 2s+1 में s जो है वो टोटल स्पिन होता है। 2s+1 में s जो होता है टोटल स्पिन होता है। वो टोटल स्पिन किससे निकालते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होता है उसको हम पूरा जोड़ देते हैं मोड लेकर। मोड लेकर जोड़ने का मतलब ये होता है कि अगर उससे हम ऊपर की डायरेक्शन में लें या नीचे की डायरेक्शन में, माइनस हाफ में लें या प्लस हाफ में लें इलेक्ट्रॉन को शो करते हुए ऑर्बिटल में, तो दोनों ही चीज में वो उसका रिजल्ट प्लस निकल कर ही आएगा मॉड लेने पर। तो वो क्या हो जाएगा कि प्लस, जैसे ही जितना भी हम निकाल रहे हैं वो प्लस में ही आंसर आएगा। तो इसमें जैसे हमने निकाला नाइट्रोजन के लिए तो उसके लास्ट ऑर्बिटल में क्या था कि लास्ट सब मतलब कि वैलेंस सेल में जो कि 2s और 2p है, तो उसके लिए क्या आएगा कि 2s में तो इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल कर देंगे, और जैसे कि 2p में 1 जो है प्लस हाफ की ओर प्रेजेंट है तो +3/2 आ रहा है। तो 2s तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गया, 2 × 3/2 + 1 से 4 आ गया। ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम 2p3 में माइनस हाफ रख दें तो इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस हाफ ही इसका स्पिन आ जाएगा। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो 2s+1 में अगर पूछे डालें, इसका टोटल स्पिन को अगर पुट करें तो 2 × हाफ +1 आएगा। तो इसके 1 + 1 2 टोटल आ जाएगा। तो ये नॉट एक्सेप्टेड होगा। एक्सेप्टेड कौन सा होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए जो पहले निकाले थे, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट समान था, सिंगली ऑक्यूपाइड प्लस एक ही साइड इसका स्पिन रहता है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जो 2s+1 होता है उसका s का होता है टोटल स्पिन क्वांटम होता है, और उसको हम मोड वैल्यू को पुट करते हैं जिससे कि वो पॉजिटिव ही आता है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम यहाँ तक देखते हैं, अब हम बाकी चीज सेकंड लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।